सोचिए, अगर आधी रात को घर में फायर अलार्म बजता है तो कोई भी समझदार इंसान उठकर अलार्म को हथौड़े से तोड़ेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई धुआं कहाँ से आ रहा है, आग कहाँ लगी है। लेकिन हमारी जिंदगी में जैसे ये आलस का अलार्म बजता है, हम उसे ही तोड़ने में लग जाते हैं। नेटफ्लिक्स चलाकर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके या कोई बहाना बनाकर उसे चुप करा देते हैं। और हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये धुआं आ कहाँ से रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है डिकोडिंग लेजीनेस, कन्वर्टिंग सिग्नल्स इनटू मैसिव एक्शन। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, वो आलस, वो असल में हमारा दोस्त कैसे हो सकता है, एक सिग्नल कैसे हो सकता है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि आलस को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखना है। और अगर हम उस सिग्नल को सुनना सीख जाएं तो उसे बड़े एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। ये नजरिया बदलना ही पहला और सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि आलस बुरी बला है। मतलब इसे एक नैतिक विफलता, एक मॉरल फेलियर की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। और इसी सोच की वजह से हम कभी जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। हम बस उस अलार्म से लड़ते रहते हैं। स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है जो इस बात को साफ कर देती है। एक 15 साल की लड़की की कहानी है। अच्छा? जिसके स्कूल में हर कोई, उसके टीचर्स, उसके दोस्त, सब यही कहते थे कि इसमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन ये बहुत लापरवाह और आलसी है। उसका होमवर्क हमेशा अधूरा रहता, क्लास में वो बिल्कुल चुप रहती थी। ये तो हर क्लास में एक न एक ऐसा स्टूडेंट होता ही है जिसके बारे में टीचर्स ये कहते हैं और हम सब मान भी लेते हैं कि हाँ, ये बस आलसी है। सही कहा। समाज तुरंत आलसी का ठप्पा लगा देता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसके माता पिता उसे डांटने के बजाय उससे एक सवाल पूछते हैं। लेक्चर देने के बजाय? हाँ, लेक्चर देने के बजाय वो पूछते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? ये एक बहुत अलग सवाल है, ये तो कोई नहीं पूछता। और यही फर्क था। उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे सबके सामने बोलने से डर लगता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, मैं घबरा जाती हूँ। ओहो। अब यहाँ देखिए, जिसे दुनिया आलस और लापरवाही समझ रही थी, वो असल में उस लड़की का एक डिफेंस मैकेनिज्म था। उस डर से बचने का एक तरीका। एग्जैक्ट। वो होमवर्क इसलिए अधूरा रखती थी ताकि टीचर उसे क्लास के सामने पढ़कर सुनाने को ना कहें। वो चुप इसलिए रहती थी ताकि कोई उससे सवाल ना पूछ ले। मतलब उसका आलस आलस था ही नहीं, वो तो उसके एक गहरे डर का बाहरी लक्षण था। वो अलार्म बज रहा था कि अंदर कुछ और गड़बड़ है। बिल्कुल। और जैसे ही उसके इस डर पर काम किया गया, पहले उसे घर में परिवार के सामने बोलने की प्रैक्टिस करवाई गई, फिर दोस्तों के सामने, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। एग्जैक्टली, हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स। वही लड़की स्कूल की डिबेट टीम का हिस्सा बनी और आज एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर है। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि आज लोग उसे देखकर कहते हैं, तुम तो जन्म से ही टैलेंटेड हो। कोई ये नहीं जानता कि वो आलसी नहीं थी, वो बस डरी हुई थी। ये कहानी तो वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर आलस सिर्फ एक सिग्नल है, तो स्रोत के हिसाब से ये किन किन चीजों की तरफ इशारा करता है? मतलब वो कौन से धुएं हैं जिनका हमें पता लगाना चाहिए? स्रोत मुख्य रूप से 4 बड़े कारणों की बात करता है। ये वो 4 सिग्नल हैं जो आलस के रूप में सामने आते हैं। ठीक है। और पहला, जैसा कि हमने कहानी में देखा, वो है फेल होने का डर। हम कोई काम इसलिए शुरू ही नहीं करते क्योंकि हम उसमें बेवकूफ नहीं दिखना चाहते, हम नाकामयाब नहीं होना चाहते। हाँ, ये तो बहुत होता है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, जिम जाना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, पहली सोच यही आती है, अगर मैं नहीं कर पाया तो सब लोग क्या सोचेंगे। और इस सोच से बचने का सबसे आसान तरीका है कि शुरू ही मत करो और उसे आलस का नाम दे दो। बिल्कुल, ये हमारा दिमाग का हमें बचाने का एक तरीका है। दिमाग का पहला काम हमें सुरक्षित रखना है और उसके लिए सामाजिक शर्मिंदगी या रिजेक्शन एक बहुत बड़े खतरे जैसा है। इसलिए वो कहता है, मत कर, इसमें रिस्क है। तो इसका इलाज क्या है? स्रोत इसका एक बहुत ही अजीब लेकिन कारगर इलाज बताता है। जानबूझकर खराब शुरुआत करो। जानबूझकर खराब शुरुआत करो? ये सुनने में तो बहुत अजीब है। हमारा दिमाग तो परफेक्शन चाहता है, वो जानबूझकर कुछ खराब करने के लिए कैसे तैयार होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मकसद परफेक्शन के प्रेशर को खत्म करना है। जब आप खुद को ये इजाजत देते हैं कि मेरा पहला ड्राफ्ट बकवास होगा या मेरा पहला वर्कआउट सिर्फ 10 मिनट का और बहुत हल्का होगा, तो आप अपने दिमाग से वो भारी बोझ हटा देते हैं। मतलब आप फेलियर के दाव को बहुत छोटा कर देते हैं। एग्जैक्टली। आप खुद से कहते हैं, देखो, मैंने कोशिश की, नतीजा अच्छा नहीं आया,
लेकिन मैं जिंदा हूँ, दुनिया खत्म नहीं हुई। मतलब ये दिमाग को सबूत देने जैसा है कि फेलियर उतना डरावना नहीं है जितना वो सोचता है। हाँ, ये डर के प्रति एक तरह की इम्यूनिटी बनाने जैसा है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इम्यूनिटी। बार बार छोटी छोटी खराब शुरुआतें करने से दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि प्रयास करना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, सुरक्षित है। तो फेलियर का डर तो एक वजह हुई, लेकिन कई बार हम फेल होने से नहीं डरते, फिर भी शुरुआत नहीं कर पाते। स्रोत के अनुसार इसकी एक और गहरी वजह हो सकती है जो हमारे अंदर ही छिपी होती है। और वो क्या है? वो है खुद से कम उम्मीद रखना, एक तरह की सेल्फ इमेज प्रॉब्लम। अच्छा। जब कोई इंसान मन में ये मान लेता है कि मैं तो बस एवरेज हूँ या मुझसे बहुत महान काम तो होने से रहे, तो उसका दिमाग भी उसे बस एवरेज एफर्ट करने की ही ऊर्जा देता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। स्रोत में एक खिलाड़ी का उदाहरण था ना, जिसमें स्पीड और ताकत दोनों थी, लेकिन अनुशासन बिल्कुल नहीं था। हाँ, और वजह सिर्फ ये थी कि वो खुद को एक ठीक-ठाक खिलाड़ी ही मानता था। हाँ, और यही असली त्रासदी है। नुकसान टैलेंट की कमी का नहीं होता, बल्कि कम उम्मीदों का होता है। जब आप अपनी क्षमता पर ही एक सीमा लगा देते हैं तो आप कभी उस सीमा को पार करने की कोशिश ही नहीं करते। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है नींव की। आज हम जो छोटे छोटे बोरिंग काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्किल सीखना, रोज पढ़ना, जो शायद किसी को दिख भी नहीं रहा है, वो उस नींव की तरह है। वो नींव जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती। बिल्कुल, लेकिन भविष्य की पूरी इमारत उसी पर टिकी होती है। लेकिन वो नींव बनाने वाला काम ही तो सबसे मुश्किल होता है। वो बोरिंग होता है, उसमें कोई तुरंत मिलने वाला इनाम नहीं होता। कोई कैसे खुद को मोटिवेटेड रखे? इसका जवाब हमारे तीसरे सिग्नल में छिपा है, और वो है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी की कमी। क्लैरिटी। अगर आपको ये साफ साफ पता ही नहीं है कि आप वो नींव क्यों बना रहे हैं, आप उस पर कौन सी इमारत खड़ी करना चाहते हैं, तो आप एक भी ईंट नहीं उठाएंगे। सही बात है। बिना मकसद का काम दिमाग को बोझ लगता है। हाँ, हमारा दिमाग हमेशा क्यों पूछता है। अगर उसे किसी काम में कोई मतलब या उद्देश्य नहीं दिखता, तो वो ऊर्जा बचाने के लिए उसे टालने की पूरी कोशिश करेगा। स्रोत में एक लाइन थी जिसने मुझे सच में चौंका दिया। क्लैरिटी आलस को खा जाती है। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे शक्तिशाली वाक्य है। जिस दिन किसी इंसान का क्यों साफ हो जाता है, उस दिन उसका कैसे अपने आप आसान हो जाता है, आलस गायब हो जाता है। अगर किसी को पता है कि वो रोज सुबह 4 बजे उठकर क्यों पढ़ रहा है, तो अलार्म बजने पर उसे आलस महसूस नहीं होगा, उसे एक मकसद महसूस होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये क्लैरिटी आती कहाँ से? क्या ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के बारे में है या रोज के छोटे कामों में भी मिल सकती है? अब बड़ा लक्ष्य क्या है, आप 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? और दूसरी होती है माइक्रो क्लैरिटी, यानी आज मैं ये जो 20 ईमेल का जवाब दे रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? हाँ, ये जरूरी है। इसका मकसद है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, ताकि टीम अपना काम कर सके, ताकि कंपनी का लक्ष्य पूरा हो और अंत में मेरी ग्रोथ हो। जब आप हर छोटे काम को एक बड़े मकसद से जोड़ देते हैं, तो वो काम बोझ नहीं लगता, एक कदम बन जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी के पास क्लैरिटी भी है, उसे फेलियर का डर भी नहीं है और वो खुद से बड़ी उम्मीदें भी रखता है, लेकिन फिर भी वो बस सोफे पे पड़ा रहता है, उसके अंदर काम करने की ताकत ही नहीं है। ये तो आज के समय की सबसे आम कहानी लगती है। और ये हमें चौथे और आखिरी सिग्नल पर लाता है, लो एनर्जी लाइफस्टाइल। देर रात तक फोन पर स्क्रॉल करना, 6 घंटे से कम नींद लेना, दिन भर बैठे रहना, जंक फूड खाना, और फिर सवाल पूछना, मेरे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है? तो स्रोत के मुताबिक ये मोटिवेशन की कमी है ही नहीं। नहीं, ये एनर्जी की कमी है। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग है। मोटिवेशन आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन एनर्जी उस इच्छा शक्ति को एक्शन में बदलने वाला ईंधन है। मतलब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल, आप कितना भी रेस पर पैर दबा लें, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। स्रोत बहुत साफ कहता है, थका हुआ दिमाग बड़े सपने नहीं देखता। मतलब हम एक सुपर कंप्यूटर जो हमारा दिमाग है, उसे एक खत्म होती हुई बैटरी पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि वो इतना धीमा क्यों चल रहा है। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। शारीरिक ऊर्जा और मानसिक महत्वाकांक्षा के बीच एक सीधा और गहरा संबंध है। आप थके हुए शरीर से दुनिया जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये 4 सिग्नल हो गए: फेलियर का डर, कम उम्मीदें, क्लैरिटी की कमी और लो एनर्जी। यहां से बात असल में दिलचस्प हो जाती है।
स्रोत एक सवाल पूछता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आप आलसी हैं या बस फंसे हुए हैं? आलसी या फंसे हुए, इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। यहीं से एवरेज मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एवरेज मेंटालिटी? ये वो स्थिति है जब कोई 100% नहीं दे रहा होता, लेकिन खुद को और दुनिया को ये यकीन दिलाता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा। वो न तो पूरी तरह से रुका हुआ है कि उसे आलसी कहा जाए, और ना ही वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो बस ठीक-ठाक की दलदल में फंसा हुआ है। और स्रोत कहता है कि ये स्थिति आलसी होने से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक अदृश्य जाल है। अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा तो उसके दोस्त, परिवार सब उसे टोकेंगे, उसे खुद भी बुरा महसूस होगा। एक अलार्म बजेगा। हाँ, एक अलार्म बजेगा। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है तो समाज उसे नॉर्मल मानता है। सब कहते हैं ठीक है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है। ये सोच आपको इतना आरामदेह महसूस कराती है कि आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए संघर्ष ही नहीं करते। आलस एक शोर मचाने वाला दुश्मन है, लेकिन एवरेज मेंटालिटी एक खामोश कातिल है जो सपनों को धीरे धीरे मार देती है। तो अगर किसी को ये एहसास होता है कि वो इस एवरेज मेंटालिटी के जाल में फंसा हुआ है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? स्रोत इसके लिए 3 ठोस कदम बताता है ना? हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहला कदम है एवरेज को हर स्तर पर रिजेक्ट करो। हर स्तर पर? इसका मतलब है कि हर काम में खुद से एक सवाल पूछो, इस काम का 100% वर्जन कैसा दिखेगा? चाहे वो आपका काम हो, आपकी सेहत हो या आपके रिश्ते हो। बस काम चल जाए वाली सोच को जानबूझकर छोड़ना होगा। ठीक है, एवरेज को रिजेक्ट करना। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है वीकली गोल लिखो, और सिर्फ लिखो नहीं, उन्हें दिन में 2 बार पढ़ो, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। इससे क्या होगा? इसके पीछे एक सीधा सा विज्ञान है। हमारा दिमाग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जिन्हें हम बार बार देखते और सोचते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को रोज देखते हैं तो वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर छोटे छोटे फैसले भी उसी दिशा में होने लगते हैं। हाँ, अपने आप होने लगते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो शायद इन सब की नींव है, वो है अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोच में कुछ खास बदलाव करने के बारे में है। स्रोत इसके लिए 3 बड़े बदलावों की बात करता है। अच्छा। पहला, देखते हैं क्या होगा वाली पैसिव सोच से बदलकर मैं करके दिखाऊंगा वाली एक्टिव सोच अपनाना। एक में आप हालात के रहमो करम पर हैं, दूसरे में आप हालात को अपने काबू में कर रहे हैं। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव है आराम यानी कंफर्ट से हटकर काम पूरा करना यानी कंप्लीशन पर फोकस करना। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता यानी आराम ढूंढता है। सही है। लेकिन असली संतुष्टि और आत्मविश्वास काम को पूरा करने से मिलता है, उसे टालने से नहीं। तो अगली बार जब काम और आराम के बीच चुनना हो तो उस गिफ्यूल को याद करें जो काम खत्म होने के बाद मिलती है। और वो गिफ्ट्यूल आराम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल। और तीसरा बदलाव मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट से बदलकर ऊर्जा यानी एनर्जी बनाने पर ध्यान देना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने खाली समय में वो काम करना जो आपकी ऊर्जा छीनने के बजाय आपको ऊर्जा दे। जैसे कि सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताने के बजाय 30 मिनट की वॉक पर जाना। एक आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को खत्म करता है, दूसरा उसे बढ़ाता है। एकदम। ये छोटे छोटे मानसिक बदलाव भी लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली विचार था जो मेरे दिमाग में अटक गया। उसमें कहा गया है कि जवानी में हर किसी के पास बहुत ऊर्जा होती है। अगर उस ऊर्जा की दिशा गलत हुई तो वही ऊर्जा आपको अंदर से जला देगी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में बदल जाएगी। लेकिन अगर फोकस सही हुआ तो वही ऊर्जा आपकी पहचान बना देगी। ये बिल्कुल सच है। ऊर्जा एक न्यूट्रल शक्ति है, चाकू की तरह। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपकी दिशा और आपका इरादा ही सब कुछ तय करता है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए स्रोत की एक लाइन एकदम सटीक है, जो शायद हर किसी को याद रखनी चाहिए। आलस आना नॉर्मल है, आलसी बने रहना क्राइम है। क्या बात है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने सीखा कि आलस कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह है जो हमें सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल हो सकता है फेल होने के डर का, खुद से कम उम्मीदें रखने का, जीवन में स्पष्टता की कमी का, या फिर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से कम हुई एनर्जी का। और हमने एवरेज मेंटालिटी के उस छुपे हुए खतरे को भी समझा जो हमें ठीक ठाक के जाल में फंसाए रखती है। और उससे बाहर निकलने के 3 कदम भी देखे।
हाँ, हर चीज में। एवरेज को रिजेक्ट करना, अपने लक्ष्य लिखकर रोज पढ़ना और अपनी सोच को बदलना, आराम से काम पूरा करने पर और मनोरंजन से ऊर्जा बनाने पर फोकस करना। तो इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह श्रोता के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। श्रोत का अंत एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक वाक्य से होता है। हम जीतेंगे, लेकिन उससे पहले हम खुद को हराएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस संदर्भ में खुद को हराने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या ये अपने उस डर को हराना है जो हमें शुरू करने से रोकता है? या अपनी उन कम उम्मीदों को हराना है जो हमारी क्षमता पर लगाम लगाती हैं? या फिर अपनी उस एवरेज सोच को हराना है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।